देखिए, एक बहुत अनफॉर्चुनेट और दुखद घटना घटी और 10 मार्च को जैसे ही शिमला जिला पुलिस को पता लगा कि लेट श्री बिमल नेगी जी मिसिंग हैं, जिला शिमला पुलिस ने तत्काल अपनी कार्रवाई की, परिवार के साथ सहयोग किया, परिवार ने भी पुलिस को सहयोग दिया और उन सभी संभावित जगहों को तलाशने का प्रयास किया जहां पर लेट श्री बिमल नेगी जी के जाने की संभावना थी। इसी दिशा में हमें पता चला कि बिमल नेगी जी आखिरी बार घुमारवीं बस स्टैंड पर देखे गए और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। हमारे भरसक प्रयास करने के बाद 15 मार्च को हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में उन्होंने अपने जो सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर थी वो स्वयं की और एडीजीपी सीआईडी को उस एसआईटी का मुखिया बनाया और उसके बाद जो दायित्व था तलाश करने का और उसके उपरांत जो भी कार्रवाई होनी थी वो उस एसआईटी 1 जो तलाश करने वाली एसआईटी थी उसके द्वारा की जानी थी। और 18 तारीख मार्च महीने में जब उनका शव बिलासपुर की गोविंद सागर झील में मिला तो जिला बिलासपुर की पुलिस एसआईटी का यह दायित्व था कि वो उचित कार्रवाई करती और जो शव विच्छेदन जिसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट करते हैं, वो उन मानदंडों पर की जानी चाहिए थी जिन मानदंडों के अनुरूप इस तरह के जो गंभीर विषय होते हैं उस पर वो सही तरीके से खरी उतरे। इस एसआईटी ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हमने की है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन फाइल का विषय है। उन सब चीजों को तो अभी मैं ज्यादा प्रकट नहीं करूंगा, लेकिन हमने एक सत्यता, प्रक्रिया, कानून और उसके दृष्टिगत इन्वेस्टिगेशन की है जिससे श्री बिमल नेगी, जो लेट बिमल नेगी जी, उनकी जो जिस प्रकार की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई उस सब की सच्चाई सबके सामने आए। हमारी हमेशा उस परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं रही हैं और जब एचपीपीसीएल के बाहर उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन रोष प्रकट किया था तो उस समय भी मैंने उनके परिवार को आश्वस्त किया था कि मैंने अपने 26 साल की जो मेरी पुलिस की प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी है उसके हिसाब अनुरूप मैं उस केस को इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा और करवाऊंगा। और उसी दिशा में हमने एक इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी एक्सपीरियंस टीम बनाई और एक डिफाइंड कंटूर जो है उसका इन्वेस्टिगेशन का तय किया। उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने जितने भी मानदंड इन्वेस्टिगेशन के हैं, जितने भी साक्ष्य चाहिए, वो सारे के साक्ष्य जो है पिछले 40-45 दिनों में एकत्र किए हैं, वो हमारी फाइल में मौजूद हैं। वही हमने अपनी स्टेटस रिपोर्ट, जो इंडिपेंडेंट स्टेटस रिपोर्ट है, समग्र रूप से माननीय अदालत के सामने रखी थी और माननीय अदालत की विजडम में जो फैसला है उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं पूरे दायित्व के साथ ये कहता हूं कि हमने ईमानदारी के साथ सच्चाई की पता लगाने का प्रयास किया है और हम इस बात को स्वयं जानते हैं कि हमने कितनी ऑनेस्टी से और कितनी मेहनत से इस दिशा में जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो सिंगल हैंडेडली उठाए हैं और भरसक प्रयास किए हैं और इस प्रकार के साक्ष्य एकत्र किए हैं जिससे कहा जा सकता है कि बिमल नेगी जी की मृत्यु में जो पॉजिटिव फैक्टर हैं, जो क्राइम है और जिस प्रकार की मनोस्थिति उनके अंदर पैदा की गई और जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया गया वो सारा के सारा इस प्रकार का था कि वो एक साधारण, जिसको कहते हैं कि सिंपल कंडीशन में इम्प्रॉपर अनकॉल्ड बिहेवियर था और कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार की परिस्थिति में प्रोपेल हो सकता है इस प्रकार का कदम उठाने के लिए। लेकिन यही इन्वेस्टिगेशन का एक कंटूर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसमें कि क्राइम के और फैक्टर्स जो परिवार ने प्रकट किए थे कि उनकी हत्या भी हो सकती है, उनको पानी में फेंका भी जा सकता है, उनके साथ इस और भी कई प्रकार के अपराध हो सकते हैं। तो लेट श्री बिमल नेगी जी के परिप्रेक्ष्य में हमारी टीम उन सभी चीजों पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और माननीय अदालत के आने के बाद कल हमने उस इन्वेस्टिगेशन कार्य को अभी रोका है और आगे की जो रणनीति है उस दिशा में हम अभी अपना जो है वो सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए, एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के लिए
ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल चैनल भी होता है और साथ साथ में एक दायित्व भी होता है जिसमें हमको सिद्ध करना होता है कि उस प्रोफेशनल चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और अपनी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अच्छी प्रकार से निभाया। उसी जो आप ये दलील दे रहे हैं, उन्हीं सारी दलीलों को तो अदालत ने खारिज किया है और बहुत सारे सवाल इस पर उठाए गए कि जो उन्होंने बिंदुवार कहा आपकी जांच को लेकर और जो डीजी, देखिए जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है उस कोर्ट में जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, एनालिसिस हैं, उसके संदर्भ में अभी जो हम आगे करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन इंटीग्रेटेड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस महानिदेशक ने उस इन्वेस्टिगेशन में जो एफिडेविट और जो शपथ पत्र दायर किया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से दायर किया हुआ शपथ पत्र है। उसमें उनके अनेक कारण हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के जो प्रीमाइस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको ब्रीच किया है। उसके क्या कारण हैं वो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किन अल्टीरियर पर्पसेस के साथ उन्होंने ये शपथ पत्र दायर किया। हम सब जानते हैं कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सीआईडी में एक घटनाक्रम हुआ था। सीआईडी ने एक जांच की थी। जांच करने के बाद एक चिट्ठी को जो उनकी गुप्त चिट्ठी थी उसको ऑफिस से निकालकर चुराकर लीक करवाया गया था और उस दिशा में एक एफआईआर पंजीकृत हुई है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसमें जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं उनका निजी स्टाफ जो है संलिप्त है और उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसी दौरान जो है उस इन्वेस्टिगेशन को बाधित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और यही नहीं है, इसके अलावा भी अनेक ऐसी शिकायतें जिला शिमला पुलिस को प्राप्त हुई हैं जिसमें पुलिस महानिदेशक के आचरण के संदर्भ में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एक विनय अग्रवाल नामक व्यक्ति के संदर्भ में यह प्रकट किया गया है कि पुलिस महानिदेशक ने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट जो है पुलिस महानिदेशक में जब वो सीआईडी में महानिदेशक के पद पर थे तो जूनियर ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालकर जो है वो रपट बनाई, वो रिपोर्ट बनाई, कोर्ट्स को मिसलीड किया। उस बात की जांच भी शिमला पुलिस कर रही है। वो हमारे थाना में जो है वो रिपोर्ट जो है पंजीकृत है और उस संदर्भ में भी मैंने एडवोकेट जनरल के कार्यालय में और एसीएस होम के कार्यालय में पहली चिट्ठी के द्वारा सूचित किया था। ऐसे अनेक और विषय हैं उनके निजी स्टाफ के बारे में। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि उनके जो निजी स्टाफ के लोग हैं, आपको पता है शिमला जिला में ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज के खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन जो है शिमला जिले में पिछले 2.5 साल में पुलिस अधीक्षक का पद कार्यभार संभालने के बाद हमने चलाया है। उसमें यह प्रकट हुआ है कि एक संजय भूरिया नामक गैंग में जो है उनके निजी स्टाफ का एक व्यक्ति संलिप्त पाया गया है। उसको लेकर भी हमने माननीय सेशन अदालत में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पिछले 2 महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। जब पुलिस महानिदेशक का कार्यालय इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ संचालित हो रहा हो तो एक पुलिस अधीक्षक का धर्म और कर्म में बनता है कि न्याय और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यालय की क्रेडिबिलिटी के बारे में जनता को भी सचेत करे और इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन को भी इस तरह के व्यक्ति से बचाए। जब हम जो सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन पंजीकृत की है उस इन्वेस्टिगेशन में डीजीपी कार्यालय ने मेरी चिट्ठी पत्र लिखने के बाद कि आप इस इन्वेस्टिगेशन में बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं इसकी स्वतंत्रता में, उसके बावजूद भी डीजीपी ने उस इन्वेस्टिगेशन को सीआईडी में अपनी चॉइस के ऑफिसर से करवाने का प्रयास किया और ऐसे अनेक हमारे पास उदाहरण हैं जहां पे जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं उन्होंने इस प्रकार की उनके विरुद्ध शिकायतें हैं कि उन्होंने कोर्ट्स को मिसलीड किया है टाइम टू टाइम और इस प्रकार के शपथ पत्र जो भ्रामक शपथ पत्र हैं वो डाले हैं। मुझे इसमें कहने में कोई भी संकोच नहीं है क्योंकि मेरे इंडिपेंडेंस और मेरा जो किरदार है एक ऑनेस्ट व्यक्ति का, एक ऑनेस्ट अधिकारी का है। और आपको याद होगा कि निशांत शर्मा जो एक मध्यम वर्गीय व्यापारी है उस समय भी एक ऐसी चुनौती मेरे सामने प्रकट हुई थी और वो भी उस समय जो संजय कुंडू हैं जो उस समय के पुलिस महानिदेशक थे उनके विरुद्ध भी मैंने जो है वो एक एफिडेविट हाईकोर्ट में दायर किया था बगैर पक्षपात के, बगैर भय के। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैक्ट्स मैंने हाईकोर्ट के समक्ष रखे थे, ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखे थे, उन फैक्ट्स को अप्रिशिएट किया था। लेकिन बहुत सारी चीजें इसके बीच में ऐसी भी हुई हैं जो मैं आपके साथ समय समय पर आगे आने वाले समय में प्रकट करूंगा कि किस प्रकार से पुलिस हेडक्वार्टर के माध्यम से
क्या क्या किया गया, किस प्रकार की षड्यंत्र और किस प्रकार से हमें इम्प्लीकेट करने के प्रयास किए गए, और कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हम कर रहे हैं जिनको दुष्प्रभावित करने की जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर और पॉलिटिको नेक्सस के द्वारा दुष्प्रभावित करने के प्रयास किए गए। मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि 25 वर्ष 26 वर्ष का जो मैंने ऑनेस्ट पुलिस करियर जो है वो अपना जो एक तपस्या की तरह लगाया है, और आज अगर कोई मेरी इस ईमानदारी को और इस प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को अपमान करने का कोशिश करता है तो मैं पुलिस का पद छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इस अपमान को नहीं सह सकता हूं। और इसीलिए जो है अभी हमने, मेरी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो हमने निर्णय किया है कि हम इस पूरे प्रकरण को फिर से दोबारा अदालत में लेके जाएंगे। हमें इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की है वो एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, हम उसको प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन जो है लेट श्री विमल नेगी जो है उनको न्याय मिलना चाहिए, वो किसी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, वो किसी के स्वार्थों की शिकार नहीं होनी चाहिए, किसी को एक्सटेंशन चाहिए, किसी को कोई पद चाहिए, संजीव गांधी को कुछ नहीं चाहिए, वो विमल नेगी जी को जो है न्याय दिलाना चाहते हैं, और उसी दिशा में एक सच्ची पक्की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और यही चीज जो है हम दोबारा से अपील में, अभी हम दोबारा कोर्ट में जा रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम अपील दायर करेंगे और सारी सच्चाई कोर्ट के समक्ष रखेंगे कि जो अल्टीरियरली मोटिवेटेड जो एफिडेविट पुलिस महानिदेशक ने तैयार किया है उसमें और भी अनेक कारण हम उसमें प्रकट करेंगे, और कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को हम बताएंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रीमाइस है और जो इन्वेस्टिगेटर की इंडिपेंडेंस है वो इस प्रकार से खंडित नहीं की जा सकती है, और सच्चाई को इस तरह से तहस नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति की इस तरह से जान गई है और उसके ऊपर जो है इस प्रकार से जो है स्वार्थ सिद्धि नहीं की जा सकती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है ट्रुथफुल है, और हम श्री विमल नेगी जी को न्याय दिलाने के लिए कमिटेड हैं, और उस न्याय को दिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी प्रकार का त्याग करना पड़े। सर, आपने जब मैं माननीय अदालत में जब ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स देख रहा था और जिस प्रकार से ऑनरेबल कोर्ट में जो चीज ट्रांसपायर हो रही थी, अगर मैं एक सच्चा पक्का और साहस से भरा व्यक्ति ना होता, असत्य पर चलने वाला व्यक्ति होता, तो मैं स्वयं कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होता। मैंने ऑनरेबल कोर्ट में अपना पक्ष और अपने तथ्य प्रकट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ऑब्लाइज्ड कि मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने टू सम एक्सटेंट इस बात को प्रकट करने की कोशिश को जो है मौका अवसर दिया। लेकिन जितने भी मैंने तथ्य सामने रखे हैं वो सारे के सारे तथ्य जो है वो एविडेंस बेस्ड हैं, वो सारे के सारे तथ्य जो हैं वो ड्यूली कॉरबोरेट होते हैं। एफआईआर हुई है, ये बिल्कुल सच है। पुलिस महानिदेशक का स्टाफ इन्वॉल्व है, ये बिल्कुल सच है। पुलिस महानिदेशक ने एक अपने जूनियर कर्मचारी पर जो है दबाव डालकर एक विनय अग्रवाल के केस में जो है झूठी रिपोर्ट इस प्रकार की उसमें प्रकट होते हैं तथ्य उनकी उस रपट को पढ़ने के बाद, और ऐसी शिकायत हमारे पास सदर थाना में डीडी एंट्री के जरिए जो है उसमें लिखी गई है, ये भी सत्य है। और भी बहुत सारी बातें हैं, और मैं एक आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूं, और जो सभी को स्तब्ध और आश्चर्य में डाल सकता है कि जब 2023 में शिमला के मिडल बाजार में एक हिमाचल रसोई नामक रेस्टोरेंट में गैस ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद सेंट्रल एजेंसीज को बुलाया गया, एनएसजी को बुलाया गया, और एनएसजी पुलिस मुख्यालय में ठहरती है। और उस समय के डीजीपी जो है एनएसजी को क्यों बुलाते हैं पहले तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ समय के बाद एनएसजी की एक रिपोर्ट आती है कि ये रसोई धमाका जो है ये एक टेररिस्ट इंसिडेंट है, इसमें तो आरडीएक्स मिला है। और इसी दौरान जो है मुझे पता चलता है कि पुलिस महानिदेशक मेरे बारे में एक चिट्ठी लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश सरकार को कि ये जो टेररिस्ट एक्ट हुआ है इसमें जो है शिमला जिला के पुलिस के एसपी और पुलिस की जो है वो नेग्लिजेंस है, उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है, और वो शपथ पत्र दायर करते हैं अपने बचाव में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और ये सारे तथ्य जो हैं वो अपने डिफेंस में यूज करते हैं। लेकिन आज उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आ गई है, और कितना ज्यादा आश्चर्य होता है कि एनएसजी जैसी सेंट्रल एजेंसीज को हमारे पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, और ये पाया गया कि उसमें कोई आरडीएक्स नहीं था, उसमें कोई विस्फोटक नहीं था, वो कोई टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं थी। जो शिमला पुलिस शुरू से कह रही थी कि ये सिंपल गैस लीक ब्लास्ट है, अपने मीडिया से भी शेयर किया था, वही तथ्य जो है सिद्ध हो रहा है। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये जो पूरा के पूरा प्रकरण जो है ये शुरू हुआ जब 2021-22 में पुलिस भर्ती हो रही थी,
उस पुलिस भर्ती के दौरान जब मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, उस कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स थी, जब मैंने उसमें देखा कि उसमें पुलिस भर्ती में ग्रॉस इरेगुलरिटीज हो रही है, तो मैंने अपना एक डाइसेंटिंग नोट दिया था। और उस डाइसेंटिंग नोट देने के बाद कुछ समय के बाद ये प्रकट हुआ कि पुलिस भर्ती में बहुत भारी धांधली हुई है, और वो धांधलियां भी जो है उसकी जांच भी सीबीआई को दी गई थी। मुझे नहीं पता कि जिस पैमाने पर जो धांधली हो रही थी, उस पैमाने पर आपने तथ्य देखिए, जहां तक एनएसजी के गैस ब्लास्ट की बात है, जहां तक डीजीपी साहब के कंडक्ट की बात है, मैंने पहले भी कहा, मैंने सब चिट्ठियां जो हैं वो सरकार को समय समय पर लिखी हैं। इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मैंने सरकार के ध्यान में बात लाई थी कि किस प्रकार से जो एनएसजी को बुलाकर पुलिस मुख्यालय में एक एविडेंस, फैब्रिकेटेड एविडेंस तैयार की गई हम लोगों को इम्प्लीकेट करने के लिए। एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत ये सारा का सारा प्रकरण हुआ। ये जो अधिकारी हैं जिनको हमने सूचित किया था, ये उनका दायित्व बनता है कि ये फैक्ट पता करे कि आरडीएक्स किसने इंट्रोड्यूस किया, इस बात की जांच हो। और इस बात, ये बड़ी गंभीर बात है कि हमारे देश में इस प्रकार से जो है बड़े बड़े अधिकारी मिलकर इस प्रकार की व्यू रचना भी अपने फेलो ऑफिसर्स के अगेंस्ट रच सकते हैं। ये तो मैंने पहले भी कई बार कहा है, इसके बारे में पत्र भी लिखा है, लेकिन 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गया है, इस संदर्भ में कोई अभी फ्रूटफुल इन्वेस्टिगेशन जो है कि किसने ये एविडेंस फैब्रिकेट की, क्यों एविडेंस फैब्रिकेट हुई, क्यों एनएसजी को बुलाया गया, क्यों उसमें आरडीएक्स मिलाया गया, ये सारे के सारे जो है बहुत बड़ी जांच के विषय हैं। और मैं आज बड़े साहस के साथ इनको प्रकट कर रहा हूं। ये साहस मेरे भीतर इसीलिए है क्योंकि मैंने अपना जीवन जो है एक ऑनेस्ट और एक इंटीग्रिटी लाइफ के साथ जिया है। आपने ये कहा कि आप सच्चाई के लिए लड़ेंगे, आप नौकरी तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये आपने कहा है। क्या इस पर आप अडिग हैं और क्या आपको लगता है कि अदालत पर आपको भरोसा है कि अदालत बात सुनेगी? देखिए, अदालत के सामने तो हम जाएंगे, अदालत पर क्यों भरोसा नहीं है। सत्य और न्याय की जब भी परीक्षा हमारी सोसाइटी में हुई है तो उसमें अंतिम निर्णय अदालतों के माध्यम से ही सभी को मिला है। एज ए इन्वेस्टिगेटर और एज ए इन्वेस्टिगेशन टीम हम अदालत के समक्ष बिल्कुल जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने, हमने फैसला किया है और सीबीआई को भी इस बारे में हम सूचना दे रहे हैं कि हम एलपीए के माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट के सामने जा रहे हैं। साथ साथ में हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी प्रकट कर रहे हैं जिसमें हम अपना पक्ष रखेंगे। और ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है हमारी, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऐसे और कई मामलों में इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो है प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि पीछे कुछ समय पहले 2024 में एक विधायकों की राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान खरीद फरोख्त का मामला जो है बालूगंज थाना में पंजीकृत हुआ था। और जब हमने उसकी जांच की तो यह पाया गया कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक रचना रची थी। और उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जांच आगे बढ़ रही है कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर्स का अब्यूज हुआ, किस प्रकार से फार्मा कंपनी दवा बनाने वाली कंपनियों से फंडिंग की गई, तो ऐसे अनेक तथ्य सामने आए हैं। और उसमें जो संलिप्त हैं, एक्यूज्ड हैं, जो अभियुक्त हैं, जो उस इन्वेस्टिगेशन की जद में है, वो समय समय पर हम लोगों को चेतावनी देते रहते हैं, ब्रो बीटिंग करते रहते हैं कि हम आप लोगों को देख लेंगे, हम आप लोगों को फंसाएंगे। और आज वो जो लोग हैं, वो सारी बातें और सारे तथ्य हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने समक्ष में रखेंगे कि हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसी केस में नहीं की है, और भी अनेक महत्वपूर्ण केसेस हैं जिनमें करप्शन के बड़े बड़े जो मामले हैं सामने प्रकट किए हैं। उस तरह के मामलों में भी जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कैपेबल है और बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार से अपना जो पद का दुरुपयोग है वो इन्वेस्टिगेशन टीम को, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो गैर वाजिब था पुलिस महानिदेशक का आचरण, किस तरह से जो किसी भी अधिकारी को जो है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के अगेंस्ट जो है अब्यूज कर सकता है। देखिए, जो रामकिशन मिशन का जो प्रसंग है, जो क्रिमिनल इंसिडेंट हुई थी, उस पर भी ये सत्य है कि मुझ पर जो है दबाव डाला गया था कि वहां के जो स्वामी है तन्महिमानंद, उनसे पूछताछ ना की जाए। इस बात के साक्षी जो हैं हमारे जिला के डिप्टी कमिश्नर भी हैं कि मुझे हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने कार्यालय में बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इस विषय पर जो है आप आगे इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार से ना करें। उस इन्वेस्टिगेशन में जो है बहुत भारी दबाव जो है मुझ पर जो है डाला गया। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आई हैव सर्व्ड एज अ प्रोफेशनल इंटीग्रेशन में मैंने काम किया है आज तक और ऑनेस्टी के साथ काम किया है,
हम उस दबाव में नहीं आए, और उस दबाव में नहीं आने का वजह है कि वी वांट टू एंड द जस्टिस, एंड द पर्पस एंड द सर्विस ऑफ द जस्टिस, टुवर्ड द सर्विस ऑफ द जस्टिस। मुझे ये कहा गया कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के ऊपर जो व्यक्ति बैठे हैं, समय आने पर मैं ये भी प्रकट करूंगा कि किस प्रकार का दबाव था, और उसके बावजूद भी जो है मैंने सत्य और निष्ठा के साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है अपना एफिडेविट दायर किया था। और उस समय भी मुझे कहा गया था कि भाई आपने जो है इस केस के में जो है आपको इसमें पर्सनली टारगेट किया जा सकता है, लेकिन जहां सच्चाई की और न्याय की और इन्वेस्टिगेशन की बात है उसमें किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। और उस समय के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो अपना रोल निभाया था, मैंने उस पर भी जो है सस्पिशन और क्वेश्चन जो है रेज किए हैं कि जो उन्होंने अपना ऑर्डर किया था वो ऑर्डर कहां टाइप हुआ, किसने उनको टाइप करके दिया था, और क्यों उन्होंने सिलेक्टिव तरीके से एक ऑर्डर पास किया। इस सारे के सारे विषय के ऊपर भी मैंने जो है अपना जो है एक विवेकपूर्ण जो स्टेटस रिपोर्ट है ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया है। और इस प्रकार से जो इस तरह के जो विषय हैं, जब भी समय में जो टेस्ट ऑफ टाइम है उसमें हमने अपनी निष्ठा को प्रकट किया है। देखिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं माननीय अदालत ने मुझे अनुमति दी, आई एम ग्रेटफुल दैट फॉर दैट, अपने समक्ष जो है अपने जो इन्वेस्टिगेशन स्टेटस रिपोर्ट को लेकर के जो तथ्य प्रकट करने की, तो उस समय एक पूरा उसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। उस लाइव स्ट्रीमिंग को जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नियमों के विपरीत जो ऑनरेबल विधायक माननीय सुधीर शर्मा हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि जो एमएलए की खरीद फरोख्त जो मैटर है उसमें उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसमें जो है वो प्रमुख मास्टरमाइंड जो है अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, उन्होंने दुर्भावना से, मेरे प्रति दुर्भावना से और मेरी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने के लिए और जनता को ये दर्शाने के लिए कि मेरा किस प्रकार से माननीय अदालत में जो है वो उन्होंने ऐसा दर्शाया और बहुत नेगेटिव तरीके से पिक्चर को पोर्ट्रे किया, वो सारा का सारा नहीं किया जा सकता था रूल्स के हिसाब से। और उस संबंध में मैंने कल एक पिटीशन दायर की है और माननीय अदालत से ये भी उसमें प्रेयर की है कि कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स के साथ साथ कॉपीराइट और इंफॉर्मेशन एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।